डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बिजनेस साइकिल के कॉजेज़ के बारे में। मैंने आपको बिजनेस साइकिल के बारे में बताया। आज मैं थोड़ा आपको उसके कॉजेज़ के बारे में बता देता हूँ। कुछ थ्योरीज भी आपको एक्नॉलेज करवा देता हूँ कि आपको ध्यान पड़े कौन कौन सी थ्योरीज हो सकती है बिजनेस साइकिल की थ्योरीज। तो सबसे पहले आपको कुछ कॉजेज़ बताता हूँ। बिजनेस साइकिल के कई कारण हो सकते हैं और अलग अलग अर्थशास्त्रियों का इसके बारे में अलग अलग राय है। कुछ रियल फैक्टर्स पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, कुछ मॉनेटरी फैक्टर्स पे विश्वास करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे विश्वास करते हैं। अब एक बहुत पुरानी थ्योरी हुआ करती जिसे सनस्पॉट थ्योरी कहा जाता था। एक थ्योरी ये मानती है कि जो नेचुरल कॉजेज़ हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई या भूकंप आ जाता है या इस तरह के अर्थक्वेक्स, फैमाइन आ सकते हैं, जिनके कारण कमी आ जाती है प्रोडक्शन में, और फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जब एक बार गिरावट आ जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में फैमाइन आ गया, किसी साल बहुत बुरी फसल हो गई, फिर वो धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स को अनगल्फ करने लग जाती है। भारत जैसे क्षेत्र में जहाँ पे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, वहाँ पे कहीं ना कहीं इस थ्योरी को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये एक पुरानी थ्योरी है। इसमें एक सनस्पॉट थ्योरी हुआ करती थी जो काफ़ी साल पहले दी गई थी, 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी में आई थी। इस थ्योरी के अंदर ये माना जाता था कि सन के ऊपर कुछ धब्बे होते हैं, उसकी कुछ वेव्स निकलती हैं, उसका इम्पैक्ट सीजन पे पड़ता है। तो वेदर कंडीशंस की वजह से भी कई बार जो चेंजेस आते हैं एग्रीकल्चर में या ओवरऑल जिस तरीके से प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं, उन सब चीज़ों का प्रभाव बाद में इकोनॉमी में पड़ने लग जाता है। तो आप ये कह सकते हैं उनमें से एक जो रियल फैक्टर्स में एक मानते हैं, उसमें ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में या प्रोडक्शन में डिक्लाइन आती है, यानी कि आप कह सकते हैं अकाल आ गया, ये इस प्रकार की जो चीज़ें हो जाती है जिसमें सप्लाई शॉक जनरेट होता है एग्रीकल्चर साइड से, वो भी एक कारण ले जाते हैं कई बार बिजनेस साइकिल में। ये एक पुरानी थ्योरी थी। उसके बाद एक और थ्योरी है जिसमें सबसे ज़्यादा काफ़ी पॉपुलर थ्योरीज हुई, वो थी मॉनेटरी थ्योरीज। अब जो मॉनेटरी थ्योरी देने वाले हैं वो ये मानते थे कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा महत्व नहीं रखते। बिजनेस साइकिल जो है हर बार मौद्रिक कारणों से होता है। इन्फ्लेशन हो चाहे बिजनेस साइकिल हो, एवरीथिंग एवरीवेयर इज अ मॉनेटरी फिनोमेना, ऐसा ये मानते हैं। तो हर कोई चीज़ एक मौद्रिक कारणों से होती है, मॉनेटरी फिनोमेना होता है, चाहे वो इन्फ्लेशन है चाहे बिजनेस साइकिल है, ये सब चीज़ें मौद्रिक कारणों से होती हैं। और क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं बिजनेस साइकिल को। तो इसमें जो पॉपुलर इकोनॉमिस्ट थे जैसे कि फ्राइडमैन हैं, हाइक हैं, कॉटरे हैं, इनकी अलग अलग कुछ से मिलती जुलती थ्योरी थी, जिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। पर ये सभी थ्योरी ये मानती थी कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है मार्केट में तो क्रेडिट सस्ता मिलने लग जाता है, उसके कारण एक तरह की साइकिल आती है जिसमें बूम होता है, और जब वापस इसका सप्लाई को खींच लिया जाता है, यानी कि मनी सप्लाई जो कम हो जाती है, क्रेडिट जो कम हो जाता है, क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब वापस डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। इसमें कॉटरे की मॉनेटरी थ्योरी है जो बैंक क्रेडिट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है इस बिजनेस साइकिल के लिए। उनका मानना है कि जब बैंक बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रेडिट देने लगता है तो इंटरेस्ट क्रेडिट लेने लग जाते हैं, क्रेडिट से प्रोडक्शन होता है, एक तरह की बूम की साइकिल आ जाती है। फिर किन्हीं कारणों से जो है बैंक वापस क्रेडिट अपना पुल करने लग जाते हैं, पैसा वापस मांगने लग जाते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज होते हैं अपना सामान सस्ते में बेचने लग जाते हैं, कई बार उनको लॉसेज इनकर हो जाते हैं, वो रीपेमेंट नहीं कर पाते, इसकी वजह से बैंकरप्सी आ जाती है, फिर एक लहर दौड़ पड़ती है। तो इसमें से क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन और क्रेडिट एक्सपेंशन, यानी कि जो साख बढ़ती है और साख घट जाती है मार्केट के अंदर, उसकी वजह से ये बिजनेस साइकिल जनरेट होती है। अब ये थ्योरी है बिजनेस साइकिल की थ्योरी है जो मॉनेटरी थ्योरी मानी जाती है। उसके अंदर एक और आती है, वो हाइक की थ्योरी है, ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। अब उस एक थ्योरी के अंदर ये भी माना जाता है, ऐसा विचार है कि जब मार्केट के अंदर यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लग जाता है गुड्स में, खास करके कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज में, जब कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज में ज़्यादा खर्चा होने लग जाता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने जाता है, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज से आता है, या कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज जो है डिमांड पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है तो टाइम लगता है, गेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, थोड़ा समय लगता है उसको इफेक्ट में आने में। इतने टाइम में एक कमी आ जाती है, बहुत ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्टमेंट होने लग जाता है, जबकि सेविंग्स प्रॉपर होती नहीं उसके लिए, वो एक्सपेंशन होता है बैंक क्रेडिट का। फिर बाद में अचानक से जो इन्वेस्टमेंट ओवर इन्वेस्टमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, जो सभी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, जितना अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो वापस जो इन्वेस्टमेंट गिरने लगता है, तो बिजनेस साइकिल्स आती है। तो है कि ये मानते हैं कि ओवर इन्वेस्टमेंट एक कारण रहता है बिजनेस साइकिल का। कॉटरे या बाकी जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए अंदर ये मिलती जुलती चीज़ें हैं, जिसमें मेन बात है बैंक क्रेडिट कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो मूल बात यहाँ पे यह है कि ज़्यादा
बैंक क्रेडिट मिलने लग जाता है, यानी कि बैंक ज़्यादा लोन देने लग जाते हैं इंडस्ट्रीज को, तो वो लोन लेने लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। बाद में वही जब लोन क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि बैंकों में डर बैठ जाता है, वापस पैसा लेने लग जाते हैं, जब लोन रीपेमेंट करनी पड़ जाती है तो कई बार बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कई बार वो वापस कॉन्ट्रैक्शन होता है। कुल मिला के सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है या घटती है, उसके कारण ये जो मौद्रिक कारण रहते हैं, इसके कारण ही व्यापार चक्र होता है, यानी कि उसमें मंदी आती है, तेजी आती है। और मॉनेटरी पॉलिसी से इसको कंट्रोल में किया जा सकता है, एक ये थ्योरी। फिर उसके बाद एक माना जाता है कि ओवर सेविंग या अंडर कंजप्शन। ये इसको मैं बताता हूँ कि ज़्यादा लोग बचत करने लग जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग बचत करने लग जाते हैं, लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। कई इसको एक लैक ऑफ डिमांड थ्योरी भी कहते हैं, एक होती है ओवर कंजप्शन थ्योरी। ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग इकोनॉमिक्स का अलग अलग विचारधारा है। अब जो ओवर सेविंग थ्योरी है, अंडर कंजप्शन थ्योरी है, उसके अंदर यही है कि अमीर, जो मेन बात वो कहते हैं कि अमीरों में और गरीबों में एक डिस्पैरिटी होती है। तो अमीर क्या करते हैं, ज़्यादा क्या नाम है सेव करने लग जाते हैं, जो गरीब हैं वो पैसे की कमी के कारण जब उनमें डिस्पैरिटी आ जाती है तो वो ज़्यादा क्या नाम है खर्चा नहीं कर पाते, उनका अंडर कंजप्शन आ जाता है, तो गरीब ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते, अमीर बहुत ज़्यादा सेव करने लग जाते हैं, तो ओवरऑल डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो इकनॉमी जो है डाउनफॉल में चली जाती है। ये एक थ्योरी है, पर ये दूसरे कारणों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसलिए इसको बिजनेस साइकिल में कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो मौद्रिक कारणों से, यानी कि साख कम ज़्यादा हो जाने से, पैसा कम ज़्यादा हो जाने से, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आना और बहुत ज़्यादा कमी आने से पैसे की वजह से भी जो है व्यापार चक्र होता है। फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है अचानक और बाद में वो गिरने लग जाती है तो भी व्यापार चक्र होता है। इसके अलावा अकाल वगैरह पड़ जाते हैं तो भी व्यापार चक्र के कारण बन जाते हैं, धीरे धीरे व्यापार चक्र होने लग जाता है। या कई बार एक पॉलिटिकल कारण भी रहते हैं, जब देश युद्ध में चले जाते हैं, वॉर हो जाता है, या किसी देश में ऐसा साम्राज्य आ जाता है, ऐसी सरकार आ जाती है जो गलत गलत पॉलिसीज आने लग जाती है, तो वो भी राष्ट्र को एक रिसेशन में ले जा सकती है। कई ऐसे स्ट्रॉन्ग देश रहते हैं जिनके अंदर जिनका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है। अब जिनका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है, अगर उन देशों में प्रभाव रिसेशन आ जाता है, जैसे मान लीजिए अमेरिका में ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई या अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था डगमगा गई, तो वो फिर पूरी दुनिया में फैलने लग जाती है, क्योंकि फिर वो अपनी पॉलिसीज़ को दुनिया के हिसाब से थोपने भी लग जाते हैं, दुनिया पर भी थोपने लग जाते हैं। और एक तरह से जैसे ट्रेड वॉर शुरू हो गया, या अपने आंतरिक रूप से देखें तो सरकारों ने गलत पॉलिसी अप्लाई की, या पॉलिसी इस बात को ध्यान में नहीं रखी थी कि देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, बल्कि इस तरीके से की कि उनका पॉलिटिकल बेनिफिट क्या होता है। इसके अलावा युद्ध है या अन्य कारण बन जाते हैं, यानी कि राजनीतिक कारणों में आते हैं ये, जिनके कारण भी व्यापार चक्र हो सकता है। तो ये पॉलिटिकल कुछ फैक्टर्स रह जाते हैं। अब एक और कारण भी रहता है जिसकी वजह से ये समस्या हो जाती है, वो मानते हैं फॉर साइकोलॉजिकल रीजंस। उसके अंदर जैसे पिगू की थ्योरी है। अब पिगू की थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उद्यमी होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको वो कभी आशावादी हो जाते हैं, कभी निराशावादी हो जाते हैं। एक लहर होती है ऑप्टिमिज्म की और पेसिमिज्म की। ये जो आशा की लहर है और ये निराशा की लहरें उठती हैं, यानी कि मानसिक एक तरह से विचारधाराएं उठती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इन्हीं के कारण व्यापार चक्र आता है। यानी कि ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म की लहर की वजह से ये सब कारण होते हैं। उसमें पिगू बताते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इम्पल्स और दूसरे होता है कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशंस में क्या आते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, मार्केट मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो कंडीशंस हैं जिनके से मार्केट चलता है। एक होती है इम्पल्स, यानी कि क्या सोचते हैं, किस तरह के एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब जो इस तरह से व्यापारी काम करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो रियल मार्केट कंडीशन से मैच करती हैं, तब तो चीज़ें सही जाने लग जाती हैं, क्योंकि उनके एक्शंस और मार्केट की कंडीशंस मैच करती हैं। लेकिन कई बार क्या है, ओवर ऑप्टिमिज्म आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं या मार्केट को बहुत अच्छे से देखने लग जाते हैं। जब इस तरीके की ऑप्टिमिज्म की, इस तरह से आशा की लहर रहती है, तो मार्केट में बूम आने की संभावना रहती है, यानी कि तेज़ी आती है। जब ये पेसिमिज्म की तरफ जाता है या निराशा की तरफ जाता है, तो मार्केट में बस्ट आ जाता है, मंदी आ जाती है। अब ये कैसे होता है कि अगर एक बार ऑप्टिमिज्म की लहर चलती है तो दूसरों पे इसका असर डालती है, सभी आशावादी होते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है। अब उसमें अगर थोड़ा सा भी फर्क आ जाता है या किसी तरह के हिकअप आ जाते हैं, इस ऑप्टिमिज्म की इस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दाव खेलने की जो लहर है,
इसको भरपाई करने के लिए क्या करते हैं जो उद्यमी होते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए, टू ओवरकम द वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म इट इज आंसर्ड बाय वेव ऑफ पेसिमिज्म। यानी कि कई बार बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाता है, उसमें नुकसान होता है, तो वापस क्या है इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, फिर वो एक तरह से मन घबराहट हो जाती है। अगर इसको अगर देखें तो बिजनेस साइकिल में भी, मतलब नॉर्मल बिजनेस कंडीशंस में आप देखें, जैसे शेयर मार्केट में देखें तो कई बार क्या शेयर ऊपर जाने लग जाते हैं तो लोग आगे से आगे शेयर खरीदते हैं। कई बार एक तरह से मार्केट में निराशा आ जाती है। या रियल एस्टेट में भी आप देखेंगे, मकान लेते हैं या ज़मीन प्लॉट लेते हैं तो डीमोनेटाइजेशन से पहले एक लहर थी, मतलब सभी लोग मकान ले रहे थे, प्राइसेस ऊपर जा रही थी। एक प्लॉट आज 5 लाख में बिकता था तो अगले 2 साल में 7 लाख में, या 6 लाख में, 8 लाख में, 9 लाख में, 10 लाख में। फिर एक ऐसा दौर भी आ गया, अचानक से क्या हो गया, बिल्कुल ही मकान बिकने कम हो गए, प्राइसेस गिरनी शुरू हो गई। फिर एक ऐसा दौर आया जिसमें मकान बिकने कम हो गए। आप ये एक नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, कि एकदम से क्या है 10 लाख का प्लॉट था, बिक नहीं रहा है तो 8 का हो गया। अब जब 8 का बिकेगा तो सबको ऐसे लगेगा भाई ये क्या, हमारे तो पैसे गिरे हैं तो भविष्य में और गिर सकते हैं तो आज बेच के। तो इस ये तो कुछ साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं, तो एक दूसरे को देख के एक मार्केट की कंडीशन को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पिगू कहते हैं ये जो साइकोलॉजिकल कारण है, ये कारणों की वजह से व्यापार चक्र आता है। अब इसके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि इस प्रकार से आपने बता तो दिया कि आशावादी लहरें होती हैं, निराशावादी लहरें होती हैं, पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा और क्या इस तरीके से मतलब लोगों के विचारधाराओं पे, साइकोलॉजी पर किसी ट्रेड साइकिल को डिफाइन करना सही है कि गलत है। तो पिगू की ये जो थ्योरी है, इसको मतलब एक प्रकार से कहा गया कि ये ट्रूइज्म है, यानी कि एक बात आपने बता दी जो ठीक है, सब लोग मानते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप अपस्विंग्स को कैसे बताओगे, डाउनस्विंग्स को कैसे बताओगे, आप कैसे समझाओगे कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे ये वाला जो कंडीशन आ रही है इस वजह से हो रही है। तो ये जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये जो आशा की लहरें और निराशा की लहरें हैं, ये कई और सारे फैक्टर जब प्ले कर रहे होते हैं तो उसको एक्सेंचुएट करने के तो काम आते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं, चढ़ाते तो हैं, पर आप इसको सारी जड़ नहीं मान सकते व्यापार चक्र की। तो उन कारणों में से एक कारण है, ठीक है, लेकिन एक थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है कि आपने एक साइकोलॉजिकल थ्योरी बना दी। अब उसके बाद जैसे पिगू की थ्योरी है, इसको साइकोलॉजिकल थ्योरी कहा जाता है। मैंने आपको मौद्रिक थ्योरी बताई जिसमें फ्राइडमैन है, हाइक है, हॉटरे, और उसी में कुछ डिफरेंशिएशन है, जैसे कि हॉटरे की अलग थ्योरी होगी, ठीक है, जिसमें बैंक क्रेडिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, हाइक होंगे इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा देंगे, वो और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, फ्राइडमैन उसको अलग तरीके से थोड़ा डिफाइन करेंगे। तो वो मौद्रिक कारण थे, ये मानसिक कारण है, और एक होते हैं रियल फैक्टर जिसके अंदर हमने बात की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन कम ज़्यादा हो जाती है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर राजनीतिक कारण बताया आपको। और जब ये चीज़ें चलती थी, अलग अलग थ्योरीज बनती थी, इनका एक टाइम पीरियड रहता है। अब मैं जैसे आपको समझाऊँ तो शुरुआत में किसी समय में वो पुराने वाली थ्योरी, संस्पर्ध थ्योरी को सच मान लिया। उसके बाद जब आर्थिक दशाएं बदली, यानी स्थितियाँ बदली, तो एक नई थ्योरी आ गई। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया। अब जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उस समय सबसे ज़्यादा कारगर निकली कीन्स की थ्योरी। कीन्स की थ्योरी काफ़ी सक्सेसफुल रही। जब वो सक्सेसफुल रही और डिप्रेशन से निकलने के लिए, इस ग्रेट डिप्रेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बना के दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि 1929 की मंदी के मेन चीज़ें क्या हुई, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार की होती है मंदी। ग्रेट डिप्रेशन पे मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देखिएगा, और 2008 के रिसेशन पे भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूँगा ताकि आपको आइडिया लगे किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब उस समय कीन्स ने जो मेजर्स बताए या जिस तरीके से फिजिकल पॉलिसी को ज़्यादा महत्व दिया, या उन्होंने किस प्रकार से एमएससी की और डिमांड की, इफेक्टिव डिमांड की वैल्यू बताई, तो उनकी विचारधारा भी काफ़ी पॉपुलर हुई। उसके बाद कई बार उनकी पॉलिसीज फेल हो गई, कई प्रकार और सिचुएशन आई, जैसे 1917 में स्टैगफ्लेशन आई, तो वापस से मॉनेटरी थ्योरीज पॉपुलर हो गई। तो व्यापार चक्र किसी एक कारण से आता है ऐसा नहीं है, कई कारण रहते हैं इसके अंदर, और ये ओवरऑल सभी को प्रभावित करते हुए एक बड़ी कहानी बन जाती है। अब कीन्स क्या कहते हैं, कीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं एमईसी को, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। वो भी उनकी जो थ्योरी है कहीं ना कहीं पिगू की थ्योरी से थोड़ा सा आइडिया लेती है साइकोलॉजिकल रीजंस का। अब ये जो एमईसी है एक प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हैं। एमईसी दो चीज़ों पे निर्भर करती है, एक प्रोस्पेक्टिव यील्ड पे और एक सप्लाई प्राइस ऑफ एसेट पे। अब सप्लाई प्राइस ऑफ एसेट तो मोर और लेस स्टेबल ही रहता है। जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है एसेट से, ये है कि कितना एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स। तो ये जो एमईसी होती है काफ़ी हद तक प्रभावित करती है इन्वेस्टमेंट को, डिमांड को। तो कीन्स का ये कहना है कि जो डिप्रेशन आता है या इन्फ्लेशन आता है, बेसिकली क्या है, लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड की वजह से आता है।
मान लीजिए डिप्रेशन है तो लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड है, मांग कम है, तो वो क्या होगी, या तो कंजप्शन पे होगी, गवर्नमेंट पे होगी, इन्वेस्टमेंट पे होगी। और उसमें जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है मोर और लेस क्या नाम है, दो चीज़ों पर निर्भर करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और एमईसी पे। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या नाम है प्रभावित नहीं कर पाता, जैसे कि डिप्रेशन के, यानी कि आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के या घटा के मतलब इंडस्ट्रीज को उस समय प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि जब एमईसी पे ज़्यादा निर्भर करता है। तो इस प्रकार से बेसिकली कहते हैं कि व्यापार चक्र जो आता है वो इंटरेस्ट की आशाओं पे आता है, यानी कितना वो आशा करते हैं कितनी उनको रील्ड होगी, और वो उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दरों से उनको ज़्यादा लेना देना नहीं होता जब वो इन्वेस्ट करते हैं। और कई बार जब एमईसी वाली कंडीशन डाउन होती हैं, यानी कि वो प्रोस्पेक्टिव यील्ड कम होती है, तो वो कम इन्वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसमें वो कंजप्शन फंक्शन के बारे में भी आपको बताते हैं। तो मूल बात ये है कि वो डिमांड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये अलग से एक समझने का टॉपिक है कि एमईसी होता है एक्चुअली क्या है। 12th में आपने शायद पढ़ा होगा तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि एमईसी कैसे प्रभावित करता है व्यापार चक्र। लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि बेसिक बात यह है कि डिमांड की कमी आ जाती है। अब इसमें कुछ थ्योरीज हैं, यानी कि व्यापार चक्र क्यों आता है, वो डिमांड की वजह से आता है। यानी कि जब अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाती है, यानी कि बहुत कमी हो जाती है मांग की, तो कीमतें भी गिरती हैं, तब प्रोडक्शन करने का भी प्रोड्यूसर का इंसेंटिव खत्म हो जाता है। तो जब मांग की कमी आ जाती है तो मंदी की तरफ जाने लग जाता है, और जब मांग ज़्यादा हो जाती है तब तेज़ी की तरफ बढ़ने लग जाता है मार्केट, क्योंकि ज़्यादा मांग होगी तो इन्फ्लेशन भी होगा, कीमतें भी बढ़ेंगी, उत्पादक के लिए भी एक इंसेंटिव रहेगा, वो भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। और जब मांग गिरेगी, जब मांग में गिरावट आएगी तो कीमतों में भी गिरावट आनी शुरू हो जाती है, फिर प्रोड्यूसर के प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, बेरोजगारी हो जाती है। तो इन्फ्लेशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया। तो आप ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव डिमांड और इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं व्यापार चक्र को। इसमें मांग का बहुत बड़ा रोल है। तो मांग की कमी, लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ये भी एक कारण रहता है व्यापार चक्र के होने का। तो मौद्रिक कारणों से हो सकता है, यानी कि सप्लाई ऑफ क्रेडिट ज़्यादा कम होने की वजह से, क्रेडिट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है व्यापार चक्र, या साइकोलॉजिकल कारण भी उसमें एक इफेक्ट डालते हैं कि इसके हिसाब से एमईसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्यापार चक्र के लिए। और एक थ्योरी है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके कारण भी ये व्यापार चक्र आते हैं। तो कई कारणों से व्यापार चक्र आने लग जाते हैं। अब एक थ्योरी है जो काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है, उसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताता हूँ इन बाकी थ्योरीज को। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो थ्योरी है बड़ी काम की थ्योरी है। फर्स्ट ईयर में थ्योरी आती है कहीं ना कहीं प्रॉफिट वाले चैप्टर में। जब हम पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, उसके अंदर शुपिटर की थ्योरी आती है प्रॉफिट की। फिर हम जब आगे चल के एमकॉम वगैरह पढ़ते हैं तब ग्रोथ की थ्योरीज आती है, उसके अंदर भी थ्योरी आती है शुपिटर की ग्रोथ थ्योरी। अब इसके अंदर भी एक थ्योरी आती है, वो है शुपिटर की बिजनेस साइकिल थ्योरी। तो एक बहुत बड़ा कारण है जो माना जाता है कि व्यापार चक्र आने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो है इनोवेशन। तो ये थ्योरी मैं आपको, और बाकी जो मैंने थ्योरीज बताई आपको थोड़ा थोड़ा बताया मैंने, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि व्यापार चक्र किन किन कारणों से आ सकता है। ये थ्योरी थोड़ी सी आपको और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश मैं अभी आता हूँ। तो हम बात करते हैं शुपिटर की इनोवेशन थ्योरी की, जिसे नवपरिवर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। अब बिजनेस साइकिल के अंदर ये जो बूम और जो बस्ट है ये आता है, यानी कि बहुत तेज़ी, बहुत मंदी है, जो इतनी ड्रास्टिक चेंज आ जाता है मार्केट के अंदर, ये डिफाइन करने के लिए पहले कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं हुआ करती थी। ये जो थ्योरीज है और इन्वेस्टमेंट ये चलती थी, कई थ्योरी चलती थी, सनस्पर्ट थ्योरी पहले से भी थी। लेकिन एक सवाल एक टाइम उठा था कि ऐसा क्या बड़ा ट्विस्ट आता है मार्केट के अंदर कि अचानक से एक तेज़ी से मंदी, जो ऐसा क्या सुपर पावर आ जाती है, ऐसा क्या प्रोपेलेंट आ जाता है मार्केट में जो ये इतनी तेज़ी लेके आता है और वापस इतनी गिरावट लेके आ सकता है। इसको समझाने के लिए, या आप कह सकते हैं प्रॉफिट के अंदर या ग्रोथ मॉडल्स के अंदर समझाने के लिए शुपिटर ने बात की इनोवेशन की, यानी कि कुछ नया, नव परिवर्तन, नवाचार। एक चीज़ पहले से मैं आपको बता दूं, इनोवेशन में और इन्वेंशन में काफ़ी डिफरेंस होता है। यानी कि इन्वेंशन एक अलग चीज़ है, इनोवेशन एक अलग चीज़ है। इनोवेशन के अंदर पहली बार कोई प्रोडक्ट बनना ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक नया प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर नया मार्केट की आपने खोज की, या उसी प्रोडक्ट का एक नया यूज़ कर लिया, उसको नए तरीके से यूज़ करने लगे आप,
या फिर आप एक तरह का और नवाचार हो सकता है, एक तरह का नया इनोवेशन हो सकता है, वो है आप जिस प्रोडक्ट को जैसे बना रहे थे, जिन रॉ मटेरियल से बना रहे थे, जिस जो आपने कच्चा माल यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह कुछ नया बेटर आ गया। मान लीजिए चिप्स हैं, वो पहले किसी और चीज़ की बनती थी, अब नई चीज़ की बनने लगी। मान लीजिए आप फिनिश्ड गुड्स में बना रहे हैं कंप्यूटर, तो पता है जैसे कि आप जिसको आप सीपीयू बोलते हैं, जनरली कैबिनेट होता है, उसके अंदर एक सीपीयू होता है, एक हार्ड ड्राइव वगैरह और स्टोरेज डिवाइस होती है, उसके अंदर एक रैम वगैरह भी होती है। तो इस प्रकार से जो आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है उसके अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं, हार्ड ड्राइव भी डलती है, चिप भी डलती है, मदरबोर्ड भी होता है। अब मान लीजिए अगर आप पहले हार्ड ड्राइव जो पुरानी तरह के हार्ड ड्राइव यूज़ किया करते थे और उसके बाद अब नई एसएसडी आ गई, या उसके बाद एक और स्टोरेज यूनिट आ जाए नए तरीके का, तो आप कंप्यूटर तो शायद एक पुरानी चीज़ चल रही है, लेकिन उसमें स्टोरेज नए तरीके का आ गया, या रैम पहले DDR2 चलती थी, DDR3 आ गई, मदरबोर्ड नए तरीके के आ गए, उससे उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी चेंज आ गया। तो ये भी एक इनोवेशन ही माना जाएगा। या फिर इसके अंदर आप मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो जाते हैं, यानी कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस काम करती थी, उनका जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंज आ जाए। तो चाहे नया मार्केट हो, नया प्रोडक्ट हो, उसका नया यूज़ हो, या फिर आपके कच्चे माल या जो सामान उसमें यूज़ होता है, मान लीजिए आप पहले किसी तरह का फाइबर यूज़ करते थे, अब नया फाइबर आ गया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल यूज़ करने लगे, या कुछ किसी भी तरह का उसमें इनोवेटिव चेंज हो सकता है। तो रॉ मटेरियल में चेंज हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो, चाहे नया मार्केट हो, नया प्रोडक्ट हो, ये सभी तरीके की चीज़ें इनोवेशन में आती हैं। तो शुम्पीटर की थ्योरी बात करती है कि जो भी हो रहा है ना, सब कुछ जो है इनोवेशन की वजह से हो रहा है, और प्रोस्पेरिटी के अंदर ही, यानी कि जो आपके उछाल आ रहा है उसके अंदर ही उसकी गिरावट के बीच छुपे होते हैं। प्रोस्पेरिटी कारण होते हैं डिप्रेशन का, यानी कि जो इनोवेशन हुआ, जो तरक्की हो रही है, तरक्की कई बार अपने अंदर एक चीज़ लेके आ जाती है जिसको वापस अपने आप को गिरा देती है, अपने कारण ही अपनी विनाश का खुद ही कारण बन जाती है। ये शुम्पीटर का बेसिक आइडिया था जिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई, नव परिवर्तन, इनोवेशन। तो शुम्पीटर भी कहते हैं जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो एक इनोवेशन लेके आता है, और जो इनोवेशन लेके आता है वो मार्केट को बूम की तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर की, ना कि कैपिटलिस्ट की। वो व्यक्ति साहसी जो कुछ नया करने का साहस रखता है, कुछ नया कर रहा है, एक बिजनेस को चला रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई शेयर होल्डर है उसकी बात नहीं कर रहे। तो वो कुछ नया लेके आता है, उसके लिए उसको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ तो होती है टेक्निकल नो हाउ, नॉलेज, उसका एक्सपर्टीज, और दूसरी चीज़ उसको करने के लिए साधन चाहिए, और वो साधन क्या है? बैंक क्रेडिट। यानी कि उसको पैसा चाहिए, साफ चाहिए। ये पैसा उसको कहाँ से मिलता है, क्रेडिट कहाँ से मिलता है? जनरली बैंक से मिलता है। अपना पैसा वो इतना ज़्यादा लगा नहीं पाता, ऐसा मानते हैं शुरू, तो वो बैंक क्रेडिट उनको मिलता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे प्रोसीजर हो रहा है। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि आपने एक इनोवेशन लेके आया, तो अब उस इनिशियल प्रपोजल को बैंक्स के पास लेके बैंक ने उसको क्रेडिट देना स्टार्ट कर दिया, आपका ये प्रपोजल चल पड़ा। लेकिन उसी के संबंधित इंडस्ट्रीज वगैरह पहले से इकोनॉमी में काम कर रही हैं, वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी जो रॉ मटेरियल है, जो लेबर है, जो स्किल वर्कर्स हैं, जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं, मार्केट में एम्प्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो मार्केट में एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको उन्होंने पुरानी इंडस्ट्रीज ने काम पे लगा रखा है। आप नया कुछ इनोवेशन लेके आए, मान लीजिए पहले से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, आज काफ़ी सारे ऐप चल रहे हैं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उन पे कंपनियां काम कर रही हैं। आप कुछ नया ले आए जो उसको रिप्लेस करने वाली है, लेकिन शुरुआत करोगे तो किसी न किसी को एम्प्लॉय करोगे। अब एम्प्लॉयज़ जो होंगे वहाँ पे कहाँ पे? उसी मार्केट से लोगे, उन्हीं इंडस्ट्री से लोगे। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि शुम्पीटर मान के चल रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि पहले से सारी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है, और वो एम्प्लॉयड किसके अंदर है? पुरानी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड है। जो पुरानी इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयड हैं, आप लेके आए इनोवेशन, तो आप अपने जो वहाँ से खींचना शुरू कर देते हो, उसको लैंड को, लेबर को, उन सब चीज़ों को, उन रिसोर्सेज को आप लेना शुरू कर देते हो, रॉ मटेरियल को लेना शुरू कर देते हो। और पैसा कहाँ से आ रहा है? आपको बैंकों से बैंक क्रेडिट मिल रहा है, आपने अपना स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर दो तरह की वेव्स होती है कि पहले प्राइमरी वेव आती है, फिर सेकेंडरी वेव, उसको ऊपर से को यूज करते हैं। अब आपने स्टार्ट कर दिया, जब आपका इनोवेशन स्टार्ट हो गया है तो उसका कुछ प्रोटोटाइप आप लेके आए, आपने थोड़ा सा लॉन्च किया। जब आप इनोवेशन कर रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी पे, कई बार उसको थोड़ा सा सक्सेस जब मिला, उसी समय और भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी स्टार्ट कर दिए। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो सभी कोशिश करते हैं कि हम भी बिजनेस स्टार्ट करें। नए नए जो कैपिटलिस्ट हैं वो अपना इनोवेशन लेके आते हैं। अब
एक मार्केट में इनोवेशन का टाइम आ जाता है जब उसी टेक्नोलॉजी पे या उसी कंपैरेटिव टेक्नोलॉजी पे अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज पे काम शुरू हो जाता है मार्केट के अंदर। वो जो पुराने जो ओल्ड जो टेक्नोलॉजी चल रही है उन सब से रिसोर्सेज ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो सभी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं, तो यानी कि पूरा किसी से लेके ही आप अपना काम करेंगे। किसी का व्यक्ति जो है मैनेजर है वो कंपनी छोड़ के आएगा तभी आपका काम करेगा। तो उस मार्केट को आप जो है लेबर मार्केट के लीजिए या रॉ मटेरियल का मार्केट के लीजिए, उसको आप वहाँ से सोर्सेज लेते हैं और अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, बैंक क्रेडिट आपके पास है। ऐसे में उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जो भी सामान आप ले रहे हो, कच्चा माल ले रहे हो, जो भी आप एम्प्लॉय कर रहे हो, उनकी प्राइसेस भी बढ़ेगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया ना। जो उनको खरीद रहे हैं यानी सोर्सेज को खरीद रहे हैं उनमें कंपटीशन बढ़ गया। पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे हैं और आप भी बैठे हो, नए इनोवेटर्स भी ले रहे हैं उसको, तो उनकी कीमतें भी बढ़ गई, यानी कि इनपुट की प्राइसेस जो है बढ़ गई। अब इसके बाद क्या होने लगता है कि ये जो सामान आपका जो सामान है जो आपने इनोवेट किया, नया प्रोडक्ट आने वाला है जो सस्ता भी हो सकता है, बढ़िया भी हो सकता है, वो मार्केट में 1-2 दिन में नहीं आएगा, उसको भी टाइम लगेगा। नई मेडिसिन आने वाली है उसको भी टाइम लगेगा, किसी भी चीज़ को गेस्टेशन पीरियड होगा, टाइम लगेगा। उस दौरान आपने खर्चा किया, आपके पास बैंक क्रेडिट था, उसने अपने सामान वगैरह खरीदा, यानी नया प्रोडक्ट है जो मार्केट में आने वाला है वो 1 दिन में नहीं आएगा, टाइम लगेगा उसको आने में। जब तक नहीं आएगा तो पुराने प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी जो पुरानी जो चीज़ें हैं वही बाजार में बिकेंगी। और पैसा ज़्यादा आ गया है बाजार में, जो बैंक क्रेडिट था वो आपने उन इनपुट्स पे खर्च किया है, उन लेबर्स को, टेक्नीशियंस को, सभी रिसोर्सेज पे बांटा है, तो वो पैसा ज़्यादा आ गया था, पुरानी इंडस्ट्रीज का सामान भी ज़्यादा बिकने लगा। उसके कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन मार्केट में आ गई, ज़्यादा पैसा आ गया, एक तरह का बूम की साइकिल बन गई, नए एंटरप्रेन्योर्स भी आने लगे, ज़्यादा एक्सपेंशन होने लगा, एक तरह का अच्छा सर्कल बनने लग गया। प्राइमरी वेव है, उसके बाद सेकेंडरी वेव आने लगी। अब एक लेवल के बाद क्या है, जब वो नया प्रोडक्ट जो इनोवेटिव प्रोडक्ट था वो मार्केट में आ जाएगा, जाहिर सी बात है वही प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, उस नई टेक्नोलॉजी को खरीदेंगे, उस नई चीज़ों को खरीदेंगे। नए स्मार्टफोन्स आ जाएंगे तो पुराने स्मार्टफोन्स को आप खरीदेंगे, या पुराने डिजिटल कैमरा हुआ करते थे, टॉर्च हुआ करती थी, फिर एक कैलकुलेटर भी हुआ करता था, 50 तरह के गैजेट्स हुआ करते थे। उसके बाद एक स्मार्टफोन आ गया, उन सभी गैजेट्स का तो कोई काम नहीं रहा। अब जब उन गैजेट्स का काम नहीं रहा तो जो उन्हें बनाते थे उन्होंने भी तो बैंक क्रेडिट लिया हुआ था, उन्होंने भी पैसे ले रखे थे, वो भी अपना खर्चा कर रहे थे और उन पर अब दोहरा मार पड़ने लगी। एक तो क्या है, उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे क्योंकि नया प्रोडक्ट्स खरीदा जाएगा, उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, कंज्यूमर उनकी जो डिमांड कम हो गई, उनका सामान नहीं बिक रहा है। दूसरी तरफ जो वो सामान खरीदते थे यानी कि जिनसे वो सामान बनाते थे, वो सारा सामान नए प्रोडक्ट्स बनाने वाले आपसे ले रहे हैं, यानी कि जो वो आपके जो इनपुट था, दो तरीके से चीज़ें आ रही हैं। एक तो इनपुट आ रहा है जिससे आप बना रहे हो और बेच रहे हो कंज्यूमर को, कंज्यूमर आपका चला जा रहा है, इनपुट आपका महंगा हो गया क्योंकि वो इनपुट अब नई इंडस्ट्रीज खरीद रही हैं आपसे। वो इनपुट वाले वो पैसा जो है उनको जो लेबर वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह है, नई इंडस्ट्रीज, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज के पास जा रहे हैं। अगर आपको वो बनाते रहना है सामान या आपकी टेक्नोलॉजी पे चलना है और सामान बनाना है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे उस इनपुट को या उन रिसोर्सेज को अपने पास रखने में, और आपके सामान तो बिक ही नहीं रहा है। ना तो आपके पास वो रॉ मटेरियल के लिए पैसे रह गए, ना आपका सामान बिक रहा है, तो आपके क्या है, दिवालिया होने की स्थिति आ गई। ऊपर से बैंक वाले भी आपको रीपेमेंट के लिए पुश करने लगे, तो जो पुरानी इंडस्ट्रीज है उन पे आप चारों तरफ से मार पड़ने लग जाती है। उनको बैंक क्रेडिट वापस करना है, उनको अपने डिमांड्स में उनकी गिर गई है और उनको इनपुट भी नहीं आ रहा है, रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया है, सारा सामान महंगा हो गया है। फिर वो क्या करते हैं, अपना स्टॉक जो है, अपना सामान सस्ता बेचना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार की जो पुरानी इंडस्ट्रीज है उनमें मारामारी शुरू हो जाती है, बैंक से अपना पैसा वसूल करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार क्या है, डिप्रेशन की स्थिति पैदा होने लग जाती है। तो वो जो इनोवेशन आया था, जो मार्केट में अचानक से बूम लेके आया था, धीरे धीरे आया था, और जब उसके बाद एक पहली वेव में एक पहले इनोवेशन हुआ, उसके बाद स्वॉर्म लाइक क्लस्टर्स में काफ़ी सारे और एंटरप्रेन्योर्स आने लगे। वो जो नए एंटरप्रेन्योर आए उन्होंने ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए। इस प्रकार से इनोवेशन का जो बढ़िया माहौल बना था जिसकी वजह से बूम आया, वो पुरानी इंडस्ट्रीज़ के दिवालिया होने या उनके पैसे की कमी आने या उसकी वजह से वो जाने लग गया। उनके जो वर्कर्स काम करते थे उनको भी नुकसान होने लग गया। और ये जो इनोवेटर्स हैं, इनकी टेक्नोलॉजी भी समय के साथ पुरानी होने लगी है, इनोवेशन का चार्म कम होने लगा। फिर इनके जब जो क्रेडिट वगैरह था, इनके कुछ प्रॉफिट्स आए, इन्होंने वापस रीपे बैंक्स को करना शुरू कर दिया। बैंक्स पे भी इसका प्रभाव पड़ने लगा, उनको भी लगने लगा कि थोड़ा इनोवेशन के लिए वेट करने लगे, और जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उन्होंने क्रेडिट देना बंद कर दिया। तो इस प्रकार एक इनोवेशन से, एक नव परिवर्तन से विकास की लहर उठी। बाद में उसी इनोवेशन से, उसी इनोवेशन के जो इफेक्ट्स दूसरों पे पड़े, उनके कंपटीशन पे पड़े, उससे एक डिप्रेशन की लहर उठी।
सो इनोवेशन ने ही ट्रेड साइकिल को कॉज किया दोनों तरफ, अपवर्ड बूम लेके आई और उसी टेक्नोलॉजी ने पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया तो डाउनवर्ड शिफ्ट होना शुरू कर दिया। इसी प्रकार क्या है, इनोवेशन को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। शुम्पीटर की प्रॉफिट थ्योरी हो गई, शुम्पीटर की डेवलपमेंट मॉडल हुआ, या शुम्पीटर का ये जो बिजनेस साइकिल मॉडल है, ये नवपरिवर्तन पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। अब इसके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि इनोवेशन एक बहुत बड़ा रीज़न जरूर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से ट्रेड साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि और कारणों की वजह से कई बार व्यापार चक्र आता है, कई बार रिसेशन डिप्रेशन की स्थितियाँ आती हैं, बूम आता है, लेकिन तब कोई इनोवेशन नहीं हुआ होता। तो इनोवेशन ही एकमात्र चीज़ नहीं है। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि बैंक क्रेडिट को, यानी कि जो बैंकों से हमको लोन वगैरह मिलते हैं, जो नया एंटरप्रेन्योर उसको मिलता नहीं है, कहीं से वो बैंक से लेता है, ये भी ठीक नहीं है। बहुत सारी कंपनियों के पास अपना पैसा भी होता है, इसके अलावा शेयर्स और डिबेंचर्स भी करते हैं, IPO भी आता है। तो सिर्फ बैंकों पे ही निर्भर रहें और बैंक वापस ले लें तो इस वजह से नहीं होता है। पुरानी कंपनियों के पास भी ये ऑप्शंस रहते हैं कि वो वापस जो है और शेयर्स रेज कर सकें और डिबेंचर्स के माध्यम से भी उठा सकें, ऐसा क्रिटिक्स भी मानते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इनोवेशन, ये जो साइकिल्स हैं, ये जो सेकंड वेव है, प्राइमरी वेव को तो वो बता दिया, लेकिन सेकंड वेव को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। फिर उसके पीछे एक और चीज़ भी बताई है कि इनोवेशंस पहले नहीं हुए कई बार, और पहले कई बार इनोवेशंस नई टेक्नोलॉजीज़ भी आई हैं, लेकिन उतना प्रभाव नहीं डाला, इस प्रकार का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूम नहीं देखने को मिला। तो आलोचक कई बार इनोवेशन थ्योरी पर सवाल भी उठाते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, चाहे आपको मैंने मॉनेटरी रीजंस बताए, चाहे मैं आपको ये शुम्पीटर की थ्योरी बता रहा हूँ, चाहे कीन्स की MEC बता रहा हूँ, चाहे मैं ये सब कारण बता रहा हूँ, मूल बात यह है कि सभी अलग अलग स्थितियों में प्रभावी रहे हैं। सभी तत्वों का प्रभाव जो है अलग अलग समय पर पड़ता है, सभी अर्थशास्त्रियों की अलग अलग राय है। तो व्यापार चक्र आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मांग में कमी हो सकती है, महंगाई की वजह से भी हो सकता है, और व्यापार चक्र इस वजह से भी आ जाता है कि युद्ध वगैरह हो गया, अकाल पड़ गया, इस वजह से भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। मॉनेटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, सरकार की मौद्रिक नीति भी बहुत प्रभाव डालती है, सरकारी नीतियों का, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में जब डाउनवर्ड ट्रेंड आने लग जाता है या पेसिमिज्म की लहर हो जाती है, ये भी फैक्टर्स होते हैं। तो बिजनेस साइकिल के कई कारण होते हैं, और कई कारणों में से किस कारण का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा इस आने में, ये तय करना बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको ग्रेट डिप्रेशन बताऊंगा आगे, तो भी बताऊंगा कि उस पर भी कई बार विवाद रहा है। इसी तरीके से कई तरह के साइकिल्स होते हैं, कई तरह के रिसेशन और डिप्रेशन होते हैं। जो मौद्रिक कारणों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वो हमेशा कहेंगे कि बैंक्स के थ्रू ये हुआ और मॉनेटरी पॉलिसी से ये कंट्रोल हो सकता था, और जो दूसरे फैक्टर्स पे विश्वास करते हैं वो दूसरे फैक्टर्स पे ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे। पर हम सभी पे थोड़ा थोड़ा हम सभी का नॉलेज होना चाहिए हमको, और यही हमको हेल्प करेगा आगे बिजनेस साइकिल से कैसे उसको निपटें। अगर बूम के पीरियड में या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो क्या करना चाहिए सरकार को, और अगर डिप्रेशन है तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे। इस वीडियो से संबंध में आपको किसी भी तरह की समस्या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो थ्योरीज हैं मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा, कॉलेज वगैरह में भी आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। इसमें किसी भी थ्योरी में अगर आप और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अलग से हमें उस थ्योरी का पर्टिकुलर एक वीडियो बना लेंगे। थैंक यू।